संविधान के अनुच्छेद 143 क्लॉज 1 के तहत राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से 14 बिंदुओं पर मांगा स्पष्टीकरण। राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए समय सीमा तय करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जुड़ा ये मामला। जम्मू कश्मीर के लिए रवाना हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ऑपरेशन सिंदूर के बाद वर्तमान हालात में सुरक्षा व्यवस्था की करेंगे समीक्षा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकवादियों से मुठभेड़, त्राल में मारा गया एक आतंकवादी, सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र को पहलगाम हमले के दिए सबूत, टीआरएफ और लश्कर की भागीदारी का खुलासा। पाकिस्तान की मिलीभगत की भी दी गई जानकारी। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। बोर्ड में गैर मुसलमानों को शामिल करने और कलेक्टर को अधिकार देने पर सबसे अधिक आपत्ति। क्या सुप्रीम कोर्ट विधेयकों पर राष्ट्रपति और राज्यपालों की मंजूरी के लिए समय सीमा तय कर सकता है? ये सवाल आज फिर एक बार हम सबके सामने खड़े हो गया है। इस वक्त की यह बड़ी खबर यह है कि राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से 14 बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगा है। राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए समय सीमा तय करने का यह पूरा मामला है। दरअसल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 143 क्लॉज 1 के तहत सुप्रीम कोर्ट से इन 14 बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगा है। उपराष्ट्रपति पहले सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर सवाल उठा चुके हैं, जिस पर कार्यपालिका वर्सेस न्यायपालिका पर एक बड़ी बहस छिड़ गई है। अब राष्ट्रपति ने 14 बिंदुओं पर सुप्रीम कोर्ट से स्पष्टीकरण मांगा है कि राज्यपाल और राष्ट्रपति पर क्या समय सीमा थोप देना या सही है या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट से स्पष्टीकरण राष्ट्रपति ने आज मांगा है। और संविधान के अनुच्छेद 143 क्लॉज 1 के तहत विधानसभा द्वारा राज्यपाल को भेजे गए विधेयकों पर ये मामला जुड़ा है और सुप्रीम कोर्ट से स्पष्टीकरण मांगा है। 8 अप्रैल से ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था, जिस पे कहा गया था कि 3 महीने की समय सीमा तय कर दी गई थी, जब राष्ट्रपति को विधेयक पर अपना असेंट जिसको कहते हैं वो दे या ना दे। अगर वो नहीं दे तो वो राज्य को स्पष्टीकरण दे। इसके बाद उपराष्ट्रपति ने 17 अप्रैल को एक इंटर्नशिप प्रोग्राम के दौरान कहा कि न्यायपालिका कार्यपालिका में इस तरह से हस्तक्षेप नहीं कर सकती, जिसके बाद ये पूरा विवाद खड़ा हो गया। तो आगे बढ़ते हैं तो ये बड़ा आज ये खबर ये आ रही है कि राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से इन 14 बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगा है और 8 अप्रैल के सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर यह स्पष्टीकरण मांगा गया है। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में कहा गया है कि बड़ी बातें कही गई हैं इसमें, जिसमें अनुच्छेद 200 के तहत जब राज्यपाल को कोई विधेयक भेजा जाता है तो उनके पास क्या-क्या संवैधानिक विकल्प हैं। तो ये बड़ा आज खबर है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर राष्ट्रपति ने आपत्ति जताई है और पूछा है कि क्या अदालतों के पास ये अधिकार है। साथ ही राष्ट्रपति ने कहा है कि राज्यपाल अपने पास उपलब्ध सभी विकल्पों का प्रयोग करते समय मंत्री परिषद की सलाह जो है उसको ले सकते हैं या नहीं। अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल द्वारा संवैधानिक विवेक का प्रयोग न्यायिक समीक्षा के दायरे में आता है। अनुच्छेद 361 संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के कार्यों के संबंध में न्यायिक समीक्षा पर पूर्ण अधिकार है या नहीं। न्यायिक आदेशों के माध्यम से अनुच्छेद 200 के तहत भेजे गए सभी मामलों में राज्यपाल द्वारा निर्णय लेने की समय सीमा। अनुच्छेद 201 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक विवेक के प्रयोग की न्यायिक समीक्षा क्या हो सकती है। राष्ट्रपति द्वारा विवेकाधिकार के प्रयोग के लिए कोर्ट के आदेशों की कोई समय सीमा या प्रयोग का तरीका। उसके साथ अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल को विधेयक भेजे जाने पर उनके पास क्या संवैधानिक विकल्प है।
इसके साथ राज्यपाल अपने पास उपलब्ध सभी विकल्पों का प्रयोग करते समय मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए क्या बाध्य है? इसके साथ ही इन 14 स्पष्टीकरण में यह भी कहा गया है कि अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल द्वारा संवैधानिक, इस पर भी कहीं ना कहीं आपत्ति जताई गई है। अनुच्छेद 361 का हवाला भी दिया गया है कि अनुच्छेद और साथ ही साथ न्यायिक आदेशों के माध्यम से अनुच्छेद 200 के तहत भेजे गए सभी मामलों में राज्यपाल द्वारा निर्णय लेने की समय सीमा क्या तय है। तो ये 14 बिंदु हैं जिस पर राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से स्पष्टीकरण मांगा है और इसे प्रेसिडेंशियल रेफरेंस कहा जा रहा है, जिस पर राष्ट्रपति ने ये स्पष्टीकरण मांगा है। तो अब तक की यह बड़ी खबर यह है कि राष्ट्रपति मुर्मू ने एक के बाद एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकारें संघीय मुद्दों पर अनुच्छेद 131 केंद्रीय राज्य विवाद के बजाय अनुच्छेद 32 नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा का उपयोग क्यों कर रही हैं। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के 8 अप्रैल के ऐतिहासिक फैसले पर कड़ी प्रतिक्रिया जताई है, जिसमें राज्यपालों और राष्ट्रपति की विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों पर निर्णय लेने की समय सीमा निर्धारित की गई थी। हमारे साथ इस समय हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं विकास सारथी। सीधा उनसे ताजा अपडेट ले लेते हैं। विकास, क्या है ये पूरा मामला और प्रेसिडेंशियल रेफरेंस किसे कहा जाता है? बिल्कुल भावना, यहाँ पर जब भी सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले से अगर केंद्र को लगता है कि इसमें स्पष्टता का अभाव है, तो सुप्रीम कोर्ट को एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के जरिए ये सवाल उठाए जाते हैं। यहीं पर जो आपने 14 पॉइंट्स बताए हैं, इनको लेकर के प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के जरिए कोर्ट से पूछा गया है या राय ली गई है कोर्ट की। अब इसमें जो प्रक्रिया है वो आमतौर पर जब इस तरह का कोई रेफरेंस आता है तो कम से कम 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच उसको सुनती है और उसके प्रारंभिक सुनवाई के बाद अगर उसको लगता है कि वाकई इसमें जो बिंदु उठाए गए हैं उन पर व्यापक सुनवाई की जरूरत है, तो वो पहले बेंच, कितनी बड़ी बेंच इस मामले की सुनवाई करे ये तय करता है। किन बिंदुओं पर रेफरेंस को सुनना और वापस लौटाना है ये तय करता है और उसके बाद सुनवाई होती है। और इसमें खासतौर से अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया जो है उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि उनको कोर्ट कानून के विशेषज्ञ के तौर पर और कोर्ट के ऑफिसर के तौर पर उनको सुनता है। ये सारी चीजें यहाँ पर प्रक्रिया होती है। इससे पहले जो सबसे, अगर हम याद करें, निकटतम जो इस तरह का मामला आया था वो 2012 में आया था भावना, जब 2G स्पेक्ट्रम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते हुए उसको रद्द कर दिया था। उस वक्त सरकार ने एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भेजा था सब कोर्ट को और ये पूछा था कि क्या सभी प्राकृतिक संसाधनों में ऑक्शन के जरिए ही आवंटन होगा। उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने उस प्रेसिडेंशियल रेफरेंस को रिजेक्ट कर दिया था, ये कहते हुए कि केंद्र को फैसले में जो भी बातें लिखी है वो स्पष्ट हैं, ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि दोबारा प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में इसका जवाब दिया जाए। तो जहां तक इसकी बाध्यता की अगर हम भावना बात करें तो कोर्ट के ऊपर भी ये बाध्यकारी नहीं है कि वो इसको सुने ही और अपनी राय दे ही। कोर्ट पहले ये तय करेगा कि इसमें जो बिंदु उठाए गए हैं उनको विस्तृत सुनवाई की जरूरत है या नहीं है, और अंततः जब वो रेफरेंस को विकास, यहाँ मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी कि ये तो प्रक्रिया की एक बात हो गई, लेकिन अगर हम 8 अप्रैल के फैसले की तरफ जाते हैं तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ने वो कौन से मुख्य पॉइंट्स थे, वो कौन सा बड़ा फैसला था जो सुनाया था, जिसके बाद कार्यपालिका वर्सेस न्यायपालिका पर बड़ी बहस शुरू हो गई। भावना, बिल्कुल देखिए, तमिलनाडु के मामले में जो राज्य सरकार ने चुनौती दी थी कि गवर्नर कुछ बिल्स को पेंडिंग रखे हुए हैं, 7 बिल्स को कई महीनों से, और उस पर निर्णय नहीं हो रहा है। तो कोर्ट ने जब पूरी मामले की सुनवाई की उसके बाद अपने निर्णय में कोर्ट ने 2 व्यवस्थाएं दी जिनको लेकर के सबसे ज्यादा आपत्ति उठाई जा रही है, खासतौर से ज्यूरिस्ट की तरफ से भी, कि जब सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट तौर पर किसी टाइम फ्रेम की बात नहीं करता है, जब बिल राज्यपाल के पास पहुंचे, राष्ट्रपति के पास पहुंचे, तो इसमें कहीं पर भी एक स्पष्ट समय सीमा तय नहीं है जब कॉन्स्टिट्यूशन में, तो सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से कैसे 1 महीना राज्यपाल के लिए और 3 महीने की समय सीमा राष्ट्रपति के लिए तय कर सकता है। तभी से इसको लेकर के विवाद चल रहा था और अब इसीलिए इसमें प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पूछा गया, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण मामला है। इसमें इसी के आधार पर अन्य राज्यों में भी इस तरह की चीजें हो सकती हैं। तो जिस चीज का स्पष्ट प्रावधान संविधान में नहीं है उसको लेकर के कोर्ट ने कैसे इंटरप्रेट किया कि आर्टिकल 200 में जब राज्यपाल और आर्टिकल 201 में राष्ट्रपति के समक्ष ऐसे बिल आएंगे तो उनको तय समय में निर्णय लेना पड़ेगा। इसके अलावा एक और बिंदु यहाँ पर यह भी उठाया गया है केंद्र की तरफ से कि
अगर आप इसमें डिस्क्रिशन की बात करें जी। तो जरूरी है कि राज्यपाल और राष्ट्रपति जरूर मंत्रिमंडल की सलाह और परामर्श पर चलते हैं, लेकिन उनका अपना भी एक डिस्क्रिशन है। उस डिस्क्रिशन का क्या होगा? क्या हमेशा राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की बात माननी ही पड़ेगी, वरना ऐसी टकराव की स्थिति में वो किसी बिल को वीटो, पॉकेट वीटो नहीं कर सकते? पॉकेट वीटो का अगर आप प्रावधान देखें तो वो बहुत ही विकास, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। विकास, इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर आप हमारे साथ जुड़े रहिए, लेकिन इस समय चर्चा के लिए हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान भी हमारे साथ ऑनलाइन माध्यम से जुड़ गए। संविधान विशेषज्ञ आप संजय चड्ढा। संजय चड्ढा जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद डीडी न्यूज पे इस चर्चा में भाग लेने के लिए। बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये है कि राष्ट्रपति ने आज 14 मुख्य बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगा है सुप्रीम कोर्ट से, और साथ ही साथ आपसे पूछना चाहेंगे संविधान के प्रावधान क्या कहते हैं। अगर संविधान के प्रावधान क्या ये कहते हैं कि राष्ट्रपति और गवर्नर पर क्या समय सीमा पर आप उन्हें बाउंड कर सकते हैं? पहले तो धन्यवाद आपका। देखिए, जहां तक बात है, जो पहला तो मैं जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस है, ये बिल्कुल कानून की नजर में ही किया गया है। आर्टिकल 143(1) जो है वो प्रोवाइड करता है कि प्रेसिडेंट हैज द पावर कि वो सुप्रीम कोर्ट से रेफरल के जरिए, अपने रेफरेंस के जरिए पूछ सकते हैं लीगल और पब्लिक इंपॉर्टेंस इश्यूज को, और प्रेसिडेंट के इन सवालों का जवाब देना होगा। जैसा कि इस आज के मुद्दे पे मैं बताऊं, आपने बहुत सही बताया कि 8 अप्रैल को एक जजमेंट आया था, और यही जजमेंट नहीं, इससे पहले एक तमिलनाडु से संबंधित जजमेंट भी था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक दिशा निर्देश दिया था, और पहले ऐसे 10 कानूनों को, तमिलनाडु के 10 कानूनों को स्वीकार कर दिया था और लॉ बना दिया था बिना गवर्नर की एसेंट के। अर्थात ये कहा था कि ये जो कानून हैं, ये अब कानून स्वतः ही, जो बिल्स हैं जो एसेंट के लिए प्रेसिडेंट को, गवर्नर को भेजे गए थे, ये स्वतः ही कानून बन जाएंगे बिना उनकी एसेंट के, क्योंकि टाइम चला गया है। अब इस निर्णय में कहा क्या था, 2 लाइन में बताने का प्रयास करूंगा, जिससे कि हमारे जो देखने वाले लोग हैं उनको इस प्रॉपरली समझ आ जाए। देखिए, क्या कहा गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोवाइड किया गया, 200 और 201 आर्टिकल हैं जो इंपॉर्टेंट है इस रिगार्ड में, उसमें ये प्रोवाइड किया गया है बहुत स्पष्ट शब्दों में कि गवर्नर जो है उनको 3 ऑप्शंस हैं। 3, और लोग कहते हैं 4 ऑप्शन है। पहली ऑप्शन है कि गवर्नर जो है उस बिल को जैसे ही आए अपनी स्वीकृति दे दे, वो कानून बन जाएगा। दूसरी ऑप्शन है उस बिल को वापस सरकार को भेज दे, राज्य सरकार को, कि आप इसका पुनर्विचार करिए और उसमें अपने सजेशन दे सकते हैं। तीसरा क्या है कि गवर्नर उस बिल को राष्ट्रपति को भेज दे और राष्ट्रपति उस पर अपना निर्णय दे। अब क्या है, इन तमाम चीजों के लिए जो संविधान है, हमारा जो आईन है, उसमें यह व्यवस्था नहीं दी गई है कि कितने समय में आपको करना। कॉन्स्टिट्यूशन में जो वर्ड है उनको इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए, एज सून एज पॉसिबल, जितना यथाशीघ्र, आप जितना शीघ्रता से इस पर निर्णय ले सकते हैं, निर्णय लीजिए और हमें बताइए। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो बेंच जिसने ये निर्णय दिया था 8 अप्रैल को, उसने कई चीजें अपने जहन में रखी, और क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक, मुझे 2 मिनट दीजिए, बहुत अहम मुद्दा है, क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। क्या जब अगर तोला जाए कि गवर्नर के विचार और जो लोगों द्वारा चयनित लोग हैं उनके विचार, अर्थात असेंबली का विचार, किसको महत्ता दी जाएगी, तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि इसमें महत्ता जो है, जो लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनकी व्यवस्था, अर्थात उनके द्वारा पास किए गए बिल पे दी जाएगी। अब इसमें ये जो अभी एक निर्देश था, इसमें ये कहा गया कि 1 महीने के अंदर अगर नहीं देते हैं, 1 महीने का सफिशिएंट टाइम है, क्योंकि पहले कई इश्यूज आ रहे थे सामने, उनमें सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यही सवाल आता था कि भाई जो गवर्नर्स हैं वो एक्ट नहीं कर रहे हैं और वो बहुत समय ले रहे हैं, तो इसलिए क्यों ना एक म्याद, क्यों ना एक टाइम लिमिट प्रोवाइड कर दी जाए। और मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, जब संविधान बना था तब संविधान के जो बनाया था संविधान, उन लोगों ने कभी ये सोचा नहीं होगा कि इस तरह का द्वंद्व होगा।
तभी इस चीज पे साइलेंट है और उन्होंने लिख दिया एएसएपी, भाई जितना शीघ्र हो सकता। अब ये व्यवस्था हम देख रहे हैं क्योंकि केंद्र में और राज्यों में भिन्न भिन्न सरकारें हैं, तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि राजनीतिक और अराजनीतिक कारणों की वजह से और कई अन्य कारणों की वजह से भी जो है राज्यपाल जो है वो देर लगाते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय को दिया। अब एक बहुत कटु जो बात है, देखिए, जो राष्ट्रपति हैं उनका यह अधिकार है, वो अटॉर्नी जनरल से, जो हमारे सबसे बड़े भारत सरकार के कानून के विशेषज्ञ माने जाते हैं और सबसे बड़े अधिकारी होते हैं, उनसे वह कॉन्स्टिट्यूशन जो के निहित प्रोविजन 143 में जैसा दिया गया है, वो सुप्रीम कोर्ट से ये व्यवस्था है कि कुछ पब्लिक इश्यूज में, पब्लिक इंफॉर्मेशन से रिलेटेड इश्यूज में और लीगल इश्यूज में गाइडेंस और क्लैरिफिकेशन मांग सकते हैं, क्योंकि कानून को लागू करना होता है। अर्थात ये एक बड़ा सही सा चीज किया है राष्ट्रपति ने, क्योंकि एक थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि कई बिंदुओं पे कई गवर्नर्स को इस पे थोड़ा विरोधाभास भी था। राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 200 और 201 का भी पर भी ध्यान केंद्रित किया है। संजय जी, ये क्या कहता है अनुच्छेद 200 और 201 और इसमें किस तरीके का क्लैश पैदा हो रहा है? देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखित है और निहित है वो पहले बताता। आर्टिकल 200 और 201 बड़े जो उसमें ये बताते हैं कि जो लॉ पास किया जाता है, कैबिनेट उस लॉ को गवर्नर को भेजती है और गवर्नर के पास, जैसे मैंने पहले बताया, 3 ऑप्शंस होती हैं, 3 अथवा 4 कह लीजिए। वो उस पे बहुत पराया ये देखा गया कि वो 3 ऑप्शंस यानी कि स्वीकार करें, अपने रिकमेंडेशंस दे दें, या गवर्नर जो है उसको उठा के राष्ट्रपति को भेज दें उनकी सहमति के लिए, उनके अप्रूवल के लिए। तो ये 4 ऑप्शंस थी। इन 4 ऑप्शंस में से प्राय ये देखा जा रहा था कि गवर्नर, ऐसा बहुत हुआ है, आज ये पहली बार नहीं हो रहा है, हमने हिस्टोरिकली भी अगर देखें, डिकेड्स पहले भी ये हुआ है जहां पे जो गवर्नर हैं उन्होंने स्वीकार नहीं किया और उस कानून के ऊपर बैठे रहे, और उस बैठे रहने की वजह से वो कानून लॉ नहीं बन पाया। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बार क्या किया, इसका अवलोकन किया, इसकी देखा और एक समय सीमा तय कर दी। अब वो समय सीमा 3 महीने की तय कर दी। अब 3 महीने के ऊपर जो है बहस छिड़ गई है और राष्ट्रपति ने 14 बिंदुओं पर सवाल खड़े कर दिए, कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। अब देखना होगा ये प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आगे कैसे बढ़ता है और इसकी प्रक्रिया आगे कैसे बढ़ती है। एक और विशेष मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं, DK दुबे जी हैं। आप भी संविधान विशेषज्ञ, बहुत बहुत स्वागत है दुबे साहब आपका भी DD न्यूज में चर्चा में भाग लेने के लिए इस महत्वपूर्ण विषय पे। राष्ट्रपति ने एक और अनुच्छेद का बहुत बड़ा संज्ञान लिया है और वो है धारा 142, अनुच्छेद 142, जब उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की अनुच्छेद 142 के तहत की गई व्याख्या और शक्तियों के प्रयोग पर भी राष्ट्रपति ने सवाल उठाया। अब इस पर स्पष्टता मांगी है राष्ट्रपति ने कि इस तरीके का अनुच्छेद का इस्तेमाल करना कहीं ना कहीं संवैधानिक असंतुलन पैदा कर सकता है। किस तरीके से यह असंतुलन पैदा कर सकता है, कार्यपालिका वर्सेस न्यायपालिका में? दुबे साहब, देखिए, मुझे लगता है कि राष्ट्रपति महोदया ने प्रश्न किए हैं, उन प्रश्नों का एक वैलिड कारण है, क्योंकि एनोमली क्रिएट हो गई है। एनोमली क्रिएट ये हो गई है कि जो पावर केवल और केवल सॉवरेन इस्तेमाल कर सकता है, मैं फिर से कहता हूं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सोल सॉवरेन है। कोई भी ऑर्गन हो देश की, वो उसको रिपोर्ट करती है और उसके संशय के उसके बगैर, उसके अनुमोदन के बगैर कानून बन ही नहीं सकता। मतलब इवन पार्लियामेंट अगर दोनों हाउसेस से पास करती है किसी कानून को, इतना तो बड़ा उसका प्रोसेस, प्रेसिडेंट के पास तो भी प्रेसिडेंट की एसेंट चाहिए होती। क्या सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 142 का कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में इन्वोक करना, ये प्रेसिडेंट की पावर को कहीं चैलेंज तो नहीं कर रहा है? बिल्कुल। क्या प्रेसिडेंट की पावर को ये ओवररूल तो नहीं कर रहा? सवाल जो सबसे बड़ा है वो ये है कि 10 कानून बिना प्रेसिडेंट या गवर्नर के अनुमोदन के कानून देश में बन गए। ये नए संविधान बनने के बाद पहली बार हुआ। तो बात यहां पर ये आती है, क्या अब प्रेसिडेंट या गवर्नर की रेलेवेंसी कितनी रह गई, उसकी सॉवरेंटी कितनी रह गई? और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, क्या 2 जजेस की बेंच किसी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन करते हुए उसमें एक राइडर लगाते हुए 2 जजेस की बेंच कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में क्या आर्टिकल 142 इन्वोक कर सकती है? यह बड़ा सवाल है, क्योंकि
कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि 5 जजेस की बेंच चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन करने के लिए। अब कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन करने के लिए अगर 5 जजों की बेंच चाहिए तो ये 5 जजेस की बेंच का नहीं है, पहली बात ये है। 2 जजेस की बेंच है। 2 जजेस की बेंच पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन कर रही है और फिर आर्टिकल 142 इन्वोक करके प्रेसिडेंट की पावर पर ओवर रूल कर रही। तो सवाल प्रेसिडेंट के बिल्कुल वाजिब हैं, क्या प्रेसिडेंट और गवर्नर की पावर अब कितनी और कब? मैं आपको बताता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के पास जो बेसिक पावर है वो ये है कि अगर कोई सॉवरेन अथॉरिटी का मैटर है और उस पर कोई निर्णय उसको लेना है तो उस पर स्ट्रिक्चर पास करता है। स्ट्रिक्चर पास करने का मतलब होता था कि वो ये बताता था कि इसमें इस पावर का गलत इस्तेमाल किया है, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। और ऐसा करने के बाद पुनः उस अथॉरिटी के पास उसको फॉरवर्ड किया जाता था ये कहते हुए कि भाई ये मुझे इसमें मिला है, आप इस पर निर्णय लीजिए। यहां पर पहली बार यह हुआ है कि स्ट्रिक्चर पास करने की बजाय कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन कर दिया गया, पावर ओवरराइड कर दी गई और ऑर्डर कर दिया गया कि ये कानून अब अपने आप एग्जिस्टेंस में आ जाएंगे। क्या लेजिस्लेटिव असेंबली का बना हुआ कानून बिना गवर्नर या बिना प्रेसिडेंट के एसेंट के अपने आप कानून बन सकता है? ये बहुत गंभीर प्रश्न ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने पूछे हैं और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को इस पर बड़ी बेंच बिठाकर इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा। ये कोई सामान्य मैटर नहीं, ये बहुत बड़ा मैटर है। ये मेरे अनुसार जहां तक मैं सोच पा रहा हूं केशवानंद भारती टाइप का मैटर है कि इस पर अब सुप्रीम कोर्ट को पुनः सोचना पड़ेगा। संजय जी, यहां मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि संविधान के प्रावधानों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट की इस मामले पर किस तरीके के अधिकार मौजूद है? क्षमा कीजिएगा, देखिए क्या है कि सुप्रीम कोर्ट जो कहता है जो वो कानून होता है। भारत में जो भी सुप्रीम कोर्ट की इंटरप्रिटेशन है वही कानून है। मैं दुबे जी की राय से थोड़ा सा यहाँ पे भिन्नता रखता हूं। अब वो 10 कानून एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो जो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया वो कानून नंबर 1। अब आपके सवाल का जवाब कि क्या सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है, तो बहुत सहज तरीके से जी हां, सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है। लेकिन क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज इन्वॉल्व हैं, हमारा जो सिस्टम है उसमें प्रोवाइड किया गया है कि गवर्नर की पावर है और गवर्नर का अप्रूवल होना चाहिए। तो इसलिए ये बहुत जरूरी भी है कि इसकी प्रॉपर इंटरप्रिटेशन हो। मुझे ऐसा लगता है कि आज जो ये राष्ट्रपति ने महोदया ने भेजा है, इसके इंटरप्रिटेशन जो 14 बिंदु हैं जिनका जवाब देना है, उन जवाबों के आने के बाद स्थिति जो अभी थोड़ी सी फ्लूइड है वो मेरे ख्याल से सुदृढ़ हो जाएगी और कानून जो है और मजबूत हो जाएगा। हमारी जो व्यवस्था है उसमें एक क्लियरिटी आ जाएगी कि क्या राष्ट्रपति का और गवर्नर के पास जो लिमिटेशंस हैं क्या वो एग्जिस्ट करती हैं कि नहीं करती हैं। बहुत सही बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच अब एक बनाई जाएगी, सुप्रीम कोर्ट बनाएगी, लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए पहले भी जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंसेस हैं, एक आध दो हमारे इंसिडेंसेस हैं जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने ये कहा है कि जो व्यवस्था पहले सुप्रीम कोर्ट ने दी है वो व्यवस्था ही चलेगी और इसलिए देयर इज नो नीड ऑफ एनी एक्सप्लेनेशन, और जो वो जजमेंट है वो दिया जाएगा। लेकिन ये केस थोड़ा सा भिन्न अवश्य है क्योंकि यहाँ पे 2 जजेस का पहले जजमेंट है। इट शुड हैव बीन 3 जज मिनिमम, और उससे ऊपर तो जितने भी हो सकते हैं। केशवानंदन भारती में तो 13 जजेस की बेंच थी, और तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है अब इस कानून में एक शब्द में अगर आप मुझसे पूछें तो बड़ी परिपक्वता आ जाएगी, मजबूती आ जाएगी, व्यवस्था सुदृढ़ हो जाएगी और उस व्यवस्था के हिसाब से चीजें चलेंगी। बिल्कुल, ये कुछ गंभीर सवाल है जिसका आने वाले वक्त में जवाब मिलेगा, तो कानून में जो और स्पष्टता है वो हम सबके सामने होगी। लेकिन आज बड़ा गंभीर सवाल ये खड़ा हो गया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 14 मुख्य बिंदुओं पर सुप्रीम कोर्ट से स्पष्टीकरण मांगा है, और ये स्पष्टीकरण जुड़ा है राज्यपाल और राष्ट्रपति के अधिकारों से जुड़ा हुआ, जिसमें विधेयकों के पास कराने पर समय सीमा क्या सुप्रीम कोर्ट तय कर सकता है या नहीं, ये बड़ा सवाल है। संजय जी और डीके दुबे जी, वक्त
वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास सारथी भी जुड़े हुए हैं। आप इस मुद्दे पर हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए, इस पर और चर्चा करेंगे और अनेक बिंदुओं पर दर्शकों को पहुंचाने की जरूरत है वो तमाम जानकारी। ये सब इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। कितना? 8,400। 8,400 बड़े कम है, परसों तक दे दो, चलेगा? चलेगा कैसे? भीम ऐप से कर देना। बड़ा अमाउंट है, पैसा बीच में अटक गया तो? परसों तक तू अटकाएगा, भीम ऐप नहीं। कीजिए बिल्कुल सुरक्षित पेमेंट्स। भीम, भारत का भरोसा, भारत का अपना पेमेंट्स ऐप। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और एक गंभीर विषय पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 14 मुख्य बिंदुओं पर सुप्रीम कोर्ट से मांग डाला है स्पष्टीकरण। और ये स्पष्टीकरण मांगा है राज्यपाल और राष्ट्रपति पर जो विधेयक पास करने की समय सीमा सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आई थी 8 अप्रैल के बाद, जिसके बाद आज राष्ट्रपति ने एक महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाते हुए इन 14 मुख्य बिंदुओं पर सुप्रीम कोर्ट से प्रेसिडेंशियल रेफरेंस मांगा है। और हमारे साथ दो मुख्य मेहमान जुड़े हुए हैं, संजय चड्डा जी और डीके दुबे जी, दोनों संविधान विशेषज्ञ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। दुबे साहब, यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अगर पावर्स की बात की जाए, अधिकारों की बात की जाए, तो राज्यपाल के पास किस तरीके के अधिकार है, जिसके क्योंकि बहस वहीं से शुरू हुई है। तमिलनाडु में सरकार में जिस तरीके से विधेयक पास नहीं हो रहे थे और बड़े लंबे समय से लंबित हो रहे थे, तो एक समय सीमा तय करने की बात बड़े लंबे समय से उठती हुई आ रही थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये इंटरप्रिटेशन कर डाली और 3 महीने की समय सीमा तय कर डाली। अब उसके बाद राज्यपाल की पावर्स की बात की जाए और जब ये राष्ट्रपति के पास जाता है तो उनके अधिकार किस तरीके से बदल जाते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि अगर आप मुझे 2 मिनट देंगे पूरा इसके एक्सप्लेनेशन के लिए। जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन है और सोल सॉवरेन के रूप में हमने प्रेसिडेंट को रखा। हमने जो स्टेट बनाया वो स्टेट फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन बनाया। डॉक्टर अम्बेडकर का स्टेटमेंट अगर सुनेंगे तो हम ये कहते हैं हम राज्यों से मिल बने हुए देश नहीं है, हम एक देश हैं। हमने राज्य बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बनाया और उसका सोल सॉवरेन अगर कोई है तो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। अब राज्य एक यूनिट बनी है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, तो राज्य जो यूनिट बनी उसमें प्रेसिडेंट का रिप्रेजेंटेटिव गवर्नर के रूप में रहता है, यानी कि जो एसेंट प्रेसिडेंट दे उसकी जगह पर गवर्नर उसका रिप्रेजेंटेटिव राज्य में है। और जैसे ही राज्य कोई कानून बनाएगा या कोई विधेयक लेकर आता है तो राज्यपाल के पास उसको भेजता है। राज्यपाल प्रेसिडेंट के रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी और पैन इंडिया, क्योंकि बहुत सारे कानून ऐसे बन सकते हैं जो राज्य के लिए तो बहुत अच्छे हैं लेकिन उसका राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव दूसरा हो सकता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव दूसरा हो सकता है, दूसरे राज्यों पर हो सकता है। तो जो गवर्नर बैठा हुआ है वो उस बिल को देखता है। सामान्य नियम सुप्रीम कोर्ट ने जो एक्सप्लेन किया वो ये है कि जो कानून हाउस से पास हुआ है वो कानून चूंकि हाउस का रिप्रेजेंटेशन है इसलिए गवर्नर को उसको क्वालिफाई करना है। लेकिन अगर गवर्नर को कोई संशय लगता है कि इस कानून में मुझे संशय है और ये कानून पूरे देश के हिसाब से ठीक नहीं लगते, तो ऐसी परिस्थिति में वो उसको वापस कर सकता है, अपने ऑब्जेक्शंस लगा सकता है। लेकिन दोबारा जब उसको वापस भेजा जाए हाउस से पास करके तो साइन करना उसकी कंपल्सन है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अभी भी गवर्नर सेटिस्फाइड नहीं है, तो चूंकि वो प्रेसिडेंट का रिप्रेजेंटेटिव है इसलिए वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भेजता है, उसको रिटेन कर लेता है और रिटेन करके वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भेजता है और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रेफरेंस मांगता है कि ये मेरे सामने संशय है, ये मेरे सवाल हैं, इन पर आप अपनी राय दीजिए, उसके अनुसार हम इस पर साइन करेंगे। यहां पर जो ये वाला केस था, इस केस में बिल्कुल सेम हुआ। एक बार आया, फिर वापस गया, फिर आया, गवर्नर ने उसको रिटेन कर लिया, प्रेसिडेंट की कंसेंट चाहिए, प्रेसिडेंट की कंसेंट आती उससे पहले मामला कोर्ट चला गया। हालांकि उसमें डिले हो रहा था, इसमें कोई शक नहीं, वो लंबा समय ले रहा था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन प्रेसिडेंट की कंसेंट उस पर आती उससे पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने यह कह दिया कि नहीं, अगर बहुत टाइम लग रहा है तो हम इसको कानून मान लेते हैं। अब सवाल यह पैदा होता है कि जो टाइम का विषय है
जो 3 महीने का टाइम है, मैं मानता हूं बिल्कुल ठीक बात है, टाइम होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को उस पर लगाम भी लगानी चाहिए कि भाई टाइम बाउंड होना चाहिए। लेकिन सवाल यह पैदा होता है, गवर्नर के जो प्रश्न थे, जिन प्रश्नों की वजह से गवर्नर ने वो रिटेन किया था, क्या वो प्रश्न सुप्रीम कोर्ट में आए? क्या वो प्रश्न सुप्रीम कोर्ट से सॉल्व हुए? क्या उन प्रश्नों के जवाब सुप्रीम कोर्ट से आए? ये एक बड़ा प्रश्न था। तो उसके लिए ही रोका गया था कि भाई प्रेसिडेंट उस पर जवाब देगा। प्रेसिडेंट की बजाय अगर सुप्रीम कोर्ट जवाब दे देता उन विषयों पर तो भी समझ में आता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो राज्य ने पास किया है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली से आता है, वो गवर्नर को साइन करना ही पड़ेगा। अब गवर्नर को साइन करना ही पड़ेगा, ये भी मान लेते हैं कि भाई करना पड़ेगा। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर गवर्नर रिटेन किए बैठे हैं और प्रेसिडेंट के पास इसको पड़ा हुआ है तो हम इस पर एसेंट देते हैं कि ये कानून आज से पास हो जाएगा। सवाल यहां पर जो सबसे बड़ा वो यही है, क्या प्रेसिडेंट की पावर का इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट कर सकता है? मैं मानता हूं कि आर्टिकल 142 में जो कानून बना दिया वही कानून है, सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। लेकिन क्या कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में ये जो एनोमली है वो यही है, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में भी प्रेसिडेंट की पावर के विषय में, क्योंकि हमारे पास प्रेसिडेंट से बड़ा देश में कोई नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी शपथ अगर कोई दिलवाता है तो प्रेसिडेंट ही दिलवाता है। सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग भी प्रेसिडेंट के पास होती है, सेनाओं की रिपोर्टिंग प्रेसिडेंट के पास होती है, सरकार की प्रेसिडेंट के पास होती है। प्रेसिडेंट की पावर में भी क्या सुप्रीम कोर्ट बिना प्रेसिडेंट की कंसेंट के, एसेंट के, या गवर्नर की कंसेंट एसेंट के क्या कानून बना सकता है? कानून बनाने की पावर है, आर्टिकल 142 में पावर है, लेकिन कितनी? आर्टिकल 145 में है, लेकिन कितनी? उसकी कोई लिमिट है? ये प्रेसिडेंट पूछ रही हैं सुप्रीम कोर्ट से, क्या इसका कोई आपके इसके पीछे का कोई रीजनिंग, कोई कारण, और कितनी पावर है? मैं मानता हूं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने एक अच्छा निर्णय लिया। अदरवाइज हो तो यह भी सकता था कि जैसे ही कानून पास हुआ वैसे ही हम पार्लियामेंट ले जाते, मतलब सरकार पार्लियामेंट ले जाती और पार्लियामेंट में ले जाकर उसको रिफाइंड कर देती या रिव्यू कर देती या सही से उसका नया इंटरप्रिटेशन कर देती, अमेंडमेंट ले आती। मुझे लगता है कि वो विषय कंफ्लिक्टिंग होता सरकार बनाम कोर्ट, इसलिए सुप्रीम कोर्ट से प्रेसिडेंट ने कंफ्लिक्ट की बजाय एक स्मूथ रास्ता मांगा कि भाई मुझे बताओ इसके इंटरप्रिटेशन करके। और जहां तक मैं मानता हूं कि आर्टिकल 142 का रेफरेंस मांगा है, रेफरेंस का मतलब है कि रेफरेंस मांगा कि भाई मुझे बताओ, इसको मुझे एक्सप्लेन करो। तो ऐसी परिस्थिति में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच उस पर बैठेगी, चीफ जस्टिस उस पर एक्टिव होंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठेगी और उसके बाद वो उसको, हो सकता है नई बेंच बनाए, हो सकता है कि वो कुछ और नई व्यवस्था निकले, लेकिन मेरा मानना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनेगी और उस पर इंटरप्रिटेशन किया जाएगा। बिल्कुल, और कह रहे हैं आपकी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो है ये 5 जजों की होनी चाहिए, तभी कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन की जा सकती है। संजय जी, आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ एक और विवाद भी खड़ा हो गया है, अनुच्छेद 131 वर्सेस अनुच्छेद 32 के तहत। अब राष्ट्रपति ने यह भी ध्यान केंद्रित किया है कि राज्य सरकारें अनुच्छेद 131 की बजाय अनुच्छेद 32 के तहत तो सुप्रीम कोर्ट का रास्ता या दरवाजा क्यों खटखटा रही हैं? क्यों रिट पिटिशंस के जरिए संविधान को दरकिनार करते हुए कहीं ना कहीं आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं? तो इस पर भी कहीं ना कहीं एक ये भी गंभीर विषय है जिस पर राष्ट्रपति ध्यान केंद्रित कर रही हैं। बिल्कुल सही बात आपने कही, और ये वास्तविकता भी यही है कि ये गंभीर विषय, क्योंकि 32 का जो एम्बिट है, अगर आप उसको बढ़ाते, आर्टिकल 32 का 32 का जो एम्बिट है, अगर आप उसको इस तरीके से एक्सपैंड करते चलेंगे तो, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स की वायलेशंस तो एक जिसे कहते हैं ना कि बाढ़ आ जाएगी इस तरह के केसेस की, पहली चीज। दूसरी एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि क्या कारण था 8 अप्रैल वाले जजमेंट के आने का। मुझे ऐसे लगता है कि जैसा मैंने पहले भी कहा कि जब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ये प्रोविजन बनाए थे, सेक्शन आर्टिकल 200, 201 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जहां पे वो मियाद नहीं दी गई थी, कोई लिमिटेशन नहीं दी गई थी, कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई थी, वहां पे सिर्फ ये कहा गया था कि यथाशीघ्र आप भेज दीजिए, एज सून एज पॉसिबल। तो उन लोगों ने ये कभी भी नहीं सोचा होगा उस वक्त, क्योंकि जैसा बताया कि ये जो हमारा जो सिस्टम है, जो हमारा फेडरल सिस्टम कह सकते हैं ब्रॉडली, वो केंद्र के पास ज्यादा पावर्स हैं, केंद्र जो है वो, और केंद्र से ही राज्यों, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में निहित है, अलग अलग लिस्ट बनी हुई है किस पे कौन कानून बना सकता है, तीन लिस्ट हैं,
जहां, क्योंकि राज्य सरकार, कोई ऐसा कानून हो सकता है जो राज्य सरकार के लिए बेनिफिशियल हो और उस राज्य के लोगों के लिए, पर केंद्र स्तर पे वो नहीं बन सकता है। तो इस तरह से कई चीजें हैं, इसलिए वो पावर्स डिफाइंड है। अब क्या है कि ये एक, क्योंकि गवर्नर हम सब जानते हैं, गवर्नर जो केंद्र सरकार है या राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के तौर पे राज्य में रहते हैं, तो उनका अप्रूवल मैंडेट किया गया है सुप्रीम कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन। अब लेकिन जो सबसे अहम बात है, और हर विधि विशेषज्ञ इस बात को एग्री करेगा कि जो टाइम लिमिट का होना निहायत ही जरूरी है, क्योंकि जो गवर्नर्स हैं, कई बार हमने देखा इवन टू द एक्सटेंट हमारी सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि गवर्नर्स एक्ट कर रहे हैं केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में, जो नहीं होना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और तो इसलिए एक लिमिटेशन, एक लिमिट, समय सीमा का निर्धारण, चाहे वो 6 महीने हो, 1 महीने हो, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक और मुझे याद है आपके चैनल पे हम लोग बैठे थे और ये हमने बात किया था, और हम सब ने, दुबे जी ने भी, हम सब ने इस चीज को वेलकम किया था कि जो टाइम लिमिट है। अब लेकिन क्योंकि एक कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, तो ये बहुत अच्छा निर्णय है हमारी राष्ट्रपति महोदया का कि उन्होंने इसके लिए बिल्कुल कि इस पर संज्ञान लिया है, और एक बड़ी बहस भी यहाँ से छिड़ गई है। लेकिन इसके बहस के छिड़ने से कई महत्वपूर्ण निर्णय और स्पष्टता आने वाले समय में सभी के सामने होगी, ताकि आने वाले समय में अगर इस तरीके के कोई भी क्लैश सामने आए तो उस पर स्पष्टता पहले से ही मौजूद हो। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज इन 14 मुख्य बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांग के सुप्रीम कोर्ट से ये साफ तौर पर दर्शा दिया है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के पास ये संवैधानिक अधिकार है कि वो समय सीमा तय कर सकते हैं या नहीं। अब आप जैसे संविधान के विशेषज्ञ हम पर तक ये पहुंचा रहे हैं कि एक समय सीमा तय करना बड़ा जरूरी है, लेकिन कुछ और भी ऐसे बिंदु हैं जिन पर स्पष्टीकरण आना बहुत जरूरी है। अब देखना होगा कि इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन किस तरीके से होती है, कैसे इस प्रेसिडेंशियल रेफरेंस की प्रक्रिया आगे बढ़ती है, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल संजय जी और डीके दुबे जी, इन तमाम चर्चा में भाग लेने के लिए और ये विशेष जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों के सिलसिले को जारी रखेंगे। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह श्रीनगर पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान के खिलाफ सफल ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा मंत्री का यह पहला कश्मीर दौरा है। इस वक्त की बड़ी खबर है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर पहुंच चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद उनका यह पहला दौरा है, जहां वो सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करेंगे, साथ ही साथ सैन्य शक्ति के शौर्य, साहस, पराक्रम को भी सलाम करेंगे। श्रीनगर में इस समय मौजूद है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। इससे पहले हम जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री आदमपुर एयरबेस गए थे पंजाब के, वहां सैनिकों से उन्होंने मुलाकात की थी, जहां सैल्यूट देकर उन्होंने कहा था कि आपके शौर्य साहस को सलाम है और आप ही की वजह से ऑपरेशन सिंदूर सफल हो पाया। और अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की यात्रा बेहद ही महत्वपूर्ण और खास मानी जा रही है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद ये कश्मीर का उनका पहला दौरा है, जहां वो सैनिकों से बातचीत करेंगे, हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग होगी, सुरक्षा व्यवस्था की पूरी समीक्षा की जाएगी। और हम जान रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में सीमा पार जाकर हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने यह साबित करके दिखाया था, जब 9 आतंकी ठिकानों को निस्ते नाबूद किया गया था, पाक के नापाक इरादों को नाकाम किया गया था, 100 आतंकवादियों को मार गिराया गया था। और ये हमारे जवानों की ही बदौलत है कि आज हम सुरक्षित हैं। और इन्हीं जवानों की बहादुरी और दिलेरी को देश के प्रधानमंत्री भी सैल्यूट कर चुके हैं। इससे पहले वो आदमपुर एयरबेस पे गए थे और आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये दौरा बेहद ही महत्वपूर्ण माना
माना जा रहा है। और जब उन्होंने सीमा पार जाके आतंकवादियों के ठिकानों को निस्तेनाबूद किया था, अब आप देख रहे हैं कि आज त्राल में आतंकवादी मुठभेड़ चल रही है। दुश्मनों को, जो घर पे दुश्मन हमारे मौजूद है ना, उनको निस्तेनाबूद किया जा रहा है। एक आतंकवादी मार गिराया गया था। त्राल में इस समय भी मुठभेड़ जारी है, जहां सेना और आतंकवादियों के बीच चल रही है मुठभेड़। इससे पहले भी हमने देखा था शोपियां में 3 आतंकवादियों को मार गिराया था। आज एक आतंकवादी को मार गिराया जा चुका है। रक्षा मंत्री भी श्रीनगर पहुंच चुके हैं। और आपको बता दें कि ये यात्रा अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि सेना के शौर्य को सलाम करने वाले हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सैनिकों से बातचीत करेंगे, जानेंगे कि ग्राउंड जीरो पर इस समय क्या स्थिति मौजूद है। इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि आज अवंतीपोरा के नादेर त्राल इलाके में भी मुठभेड़ जारी है। पुलिस और सुरक्षा बल और साथ ही साथ आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में अभी भी कई आतंकवादियों के छिपे होने की अंदेशा जताया जा रहा है, जिसमें सर्च ऑपरेशन चल रहा है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस मौके पर श्रीनगर पहुंच चुके हैं, जहां वो सैन्य स्थिति की समीक्षा करेंगे, जायजा लेंगे। और इस समय हमारे साथ हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्र भी श्रीनगर से जुड़ गए हैं। अश्विनी, बेहद ही महत्वपूर्ण दौरा, रक्षा मंत्री का इंतजार किया जा रहा था कि कब वो जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद, ऑपरेशन सिंदूर की सफल कार्रवाई के बाद रक्षा मंत्री का दौरा बेहद ही खास। जी, बेहद महत्वपूर्ण दौरा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह श्रीनगर पहुंच चुके हैं। श्रीनगर हवाई अड्डे पर उनका सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने स्वागत किया है। खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा मौजूद रहे, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला मौजूद रहे और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह श्रीनगर में इस समय मौजूद हैं। अगर रक्षा मंत्री के कार्यक्रम की बात करें तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो 15 कोर कमांडर का ऑफिस है, यानी कि बीबी कैंट है, वहाँ पर वो सैनिकों से मुलाकात करेंगे जो हमारे सूरवीर सैनिक इस पूरे ऑपरेशन में शामिल रहे, जो कि अलग अलग जगहों पर तैनात रहे। और साथ ही साथ अगर देखें तो बीबी कैंट जो है वो यहाँ का श्रीनगर का 15 कोर का ऑफिस है, हेड ऑफिस है, जहाँ पर एयरपोर्ट से अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बीबी कैंट की तरफ पहुँच चुके हैं। और साथ ही साथ वहाँ पर उच्च स्तरीय समीक्षा करेंगे। उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक जो है वो निश्चित तौर से सेना के उच्च अधिकारियों की तरफ से होगी, सैन्य के आला अफसरों की तरफ से होगी और साथ ही साथ मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी मनोज सिन्हा भी हैं। तो आंतरिक जो स्थितियां हैं, जो आंतरिक चुनौतियां हैं, जो आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था है, उस पर भी कहीं ना कहीं रक्षा मंत्री को एलजी और साथ ही साथ उमर अब्दुल्ला से इस बारे में जानकारी होगी। तो बेहद महत्वपूर्ण। और जैसा कि आपने कहा कि आंतरिक तौर पर जो आतंकवाद विरोधी गतिविधियां चल रही है, उसमें त्राल में लगातार मुठभेड़ जारी है। एक आतंकवादी मारा जा चुका है, हैवी एक्सचेंज ऑफ फायर लगातार जारी है। वहाँ पर 2 से 3 आतंकवादियों के घिरे होने की आशंका है और निश्चित तौर से ऑपरेशन सफल होगा और उनको उनके अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। आतंकवादी मारे जाएंगे। इससे पहले भी 3 आतंकवादी, जिसमें टॉप कमांडर एलईटी के माना जाता था, उसको भी मार गिराया गया है। तो साफ तरीके से ये है कि आतंकवाद के किसी भी स्वरूप को, चाहे वो आंतरिक स्वरूप हो, चाहे वो जिस भी तरीके का यहाँ पर स्वरूप हो, उसके खिलाफ पूरा शिकंजा कसा जा चुका है। आतंकवाद विरोधी कार्रवाई लगातार जारी है। और साथ ही साथ ऑपरेशन सिंदूर के सफल क्रियान्वयन के बाद अब जबकि ऑपरेशन सिंदूर आंशिक रूप से स्थगित हो गया है, खुद राजनाथ सिंह का यहाँ पर पहुँचना, रक्षा मंत्री का पहुँचना और स्थितियों का जायजा लेना इस बात को बताता है कि किस तरीके से समूची हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल की स्थिति हो या फिर इंटरनेशनल बॉर्डर की स्थिति हो, भले ही अब वहाँ पर सीज फायर वायलेशन नहीं है, लेकिन पूरी मुस्तैदी है, पूरी सजगता है। और खुद राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री की इस दौरे के बाद स्थितियाँ और ज़्यादा उसकी समीक्षा की जाएगी और उसकी तैयारियों का भी जायजा लिया जाएगा। इससे पहले हमने देखा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदमपुर एयरबेस गए थे, वहां पर भी हौसला अफजाई करी थी हमें सेना के जवानों की। आज रक्षा मंत्री श्रीनगर पहुंचे हैं और वहां पर जिस तरीके से सेना के जवानों के शौर्य और साहस को सलाम करने वाले रक्षा मंत्री, एक बड़ा संदेश जाता हुआ। एक तरफ तिरंगा यात्रा देश भर के कोने कोनों में निकाली जा रही है, उसके बाद ये राजनीतिक नेतृत्व अलग अलग जगहों पर जाके हमारे सेना के साहस को सलाम कर रहा है, सैल्यूट कर रहा है, क्योंकि उसी की वजह से आज ऑपरेशन सिंदूर सफल हो पाया है। निश्चित तौर से हमारे शूरवीर सैनिक हैं जिनके पराक्रम और शौर्य की वजह से पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है। पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकाने ध्वस्त हुए हैं, पाकिस्तान के नापाक मंसूबे ध्वस्त हुए हैं। अब से थोड़ी देर पहले यहीं पर अगर आप देखें, लाल चौक पर हज़ारों की संख्या में लोग हाथों में तिरंगा थामे आए हुए थे।
हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पहुँचे हुए थे। भारत माता की जय, पाकिस्तान मुर्दाबाद और नए नए नारे, जैसे कि नारा था कि नव भारत का जलवा है, पाकिस्तान में मलबा है। नए नए नारे हमने देखे यहाँ पर, नए नए लोगों के उद्गार देखे और पूरा का पूरा यहाँ पर जिस तरीके से युवाओं का हुजूम आया, महिलाओं का हुजूम आया, बुजुर्गों का हुजूम आया और हर एक व्यक्ति का यही उद्गार था कि पाकिस्तान को जिस तरीके से धूल चटाई गई है, पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को जिस तरीके से पानी फेरा गया है, तो लोग ये चाहते हैं कि हमारा जो पाक के कब्जे में जो कश्मीर है, यहाँ की आवाम वो चाहती है कि उसका भी एकीकरण हो, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भी हमारा हो। जिस तरीके के उद्गार यहाँ पर अभी लोगों ने चंद मिनट पहले यहाँ पर व्यक्त किए हैं, वो भी हमने भेजा है। वो देखेंगे कि किस तरीके से लोग यहाँ पर हाथों में तिरंगा थामे आए थे। ये पूरी दुनिया को संदेश है कि भारत अपने शौर्य पराक्रम, अपने सेना के शौर्य के सामने नतमस्तक है और साथ ही साथ भारत अपने शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व के निर्णय के साथ भी एक मत है, कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। बिल्कुल, ये सैन्य शक्ति है और राजनीतिक नेतृत्व ही है कि भारत और पाकिस्तान के तनाव के कम होने के बाद हमारा राजनीतिक नेतृत्व वहां पहुंच रहा है और सैन्य के शौर्य को सलाम कर रहा है। साथ ही साथ हमारे सैनिकों की पीठ थपथपाने वाले हैं राजनाथ सिंह। बेहद ही महत्वपूर्ण ये दौरा माना जा रहा है। पल पल की अपडेट्स आगे भी आपसे अश्विनी लेते रहेंगे, लेकिन इन फिलहाल जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ लेते हैं। कांग्रेस पार्टी इन दिनों अपने वरिष्ठ नेता शशि थरूर को लेकर फिर असहज हो गई है। कांग्रेस सूत्रों ने कहा है कि शशि थरूर ने संघर्ष विराम जिस तरीके से लगा है या भारत और पाकिस्तान के बीच में जो तनाव कम हुआ है उस पर लगातार टिप्पणी कर लक्ष्मण रेखा लांघी है। पार्टी के एक सूत्र ने कहा है कि कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है और लोग अपनी राय व्यक्त करते रहते हैं, लेकिन इस बार थरूर ने लक्ष्मण रेखा पार कर ली है। तो आप देख रहे हैं कि कांग्रेस में अंतर्कलह खत्म होने का नाम नहीं रहे। अपने ही वरिष्ठ नेता थरूर के खिलाफ इस समय कांग्रेस नेता साफ शब्दों में संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं। थरूर को पार्टी नेतृत्व से साफ शब्दों में ये संदेश मिल चुका है कि निजी विचार रखने का समय नहीं है ये। तो शशि थरूर को कांग्रेस ने शशि थरूर को ये बड़ा संदेश दिया है और कांग्रेस ने कहा है कि पार्टी का रुख स्पष्ट करने का समय आ चुका है। राहुल प्रियंका की मौजूदगी में एक बड़ी बैठक हुई है। थरूर को पार्टी नेतृत्व से साफ संदेश ये जाता हुआ। दरअसल आपको बता दें कि थरूर ने सरकार के ऑपरेशन सिंदूर की सराहना करते हुए पाकिस्तान और पीओके में आतंकवादी शिविरों पर भारत की एयर स्ट्राइक की तारीफ की थी। इसी के साथ थरूर ने सीज फायर को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किए जा रहे दावे का भी कड़ा विरोध किया है। ये बात थरूर, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश, प्रियंका गांधी वाड्रा और सचिन पायलट सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं की एक बैठक के बाद कही गई है। सूत्रों ने किसी का नाम लिए बिना कहा है कि बैठक के दौरान पार्टी नेतृत्व ने ये स्पष्ट संदेश दे दिया है शशि थरूर को कि अपने व्यक्तिगत विचार आप अपने पास ही रखें, जो पार्टी की आइडियोलॉजी है उससे अलग रहकर आप बात ना करें, क्योंकि पार्टी का रुख स्पष्ट है और स्पष्ट करने का ये समय भी आ गया है। थरूर की टिप्पणियों के पार्टी के रुख से अलग होने के बारे में पूछे जाने पर रमेश ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि ये उनकी राय है, यानी कि ये उनके निजी ख्यालात हैं, ये उनकी निजी व्यक्तिगत राय है जो उन्होंने जाहिर की है, इसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। जब थरूर बोलते हैं कि यह पार्टी के विचारों को प्रतिबिंबित नहीं करता, थरूर भारत पाकिस्तान संघर्ष पर ऐसी टिप्पणियां कर रहे हैं जो पार्टी के रुख से अलग है। तो आप देख रहे हैं कि एक तरफ शशि थरूर नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस के आला कमान नजर आ रहे हैं, जहां साफ तौर पर दिख रहा है कि कांग्रेस के आला कमान की बैठक होती है जिसमें शशि थरूर को साफ कड़े शब्दों में संदेश दिया जाता है कि आप अपनी निजी राय मीडिया तक ना लेकर आए, क्योंकि ये फिर पार्टी की आइडियोलॉजी से अलग हो जाता है। दरअसल आपको बता दें कि शशि थरूर ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता में हमारी एयरफोर्स ने जिस तरीके से पाकिस्तान और पीओके में आतंकवादी ठिकानों को निस्ते नाबूद किया, उसकी सराहना की थी। इसके बाद शशि थरूर को कड़े शब्दों में ये संदेश दिया गया कि आप अपनी निजी राय अपने पास के। कुमार आलोक हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार, एक बार फिर कांग्रेस में अंतर्कलह साफ तौर पर नजर आती हुई, जहां एक तरफ दिख रहे हैं शशि थरूर वर्सेस कांग्रेस के दूसरे नेता।
भावना देखिए, जहाँ तक शशि थरूर की बात है तो शशि थरूर 2009 से तिरुवनंतपुरम से लगातार सांसद रहे हैं और ये सांसद होने के साथ साथ ये पूर्व विदेश मंत्री भी रह चुके हैं यूपीए की सरकार में। और इसके अलावा वर्तमान की अगर हम बात करें तो विदेशी मामलों की जो संसदीय समिति होती है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो होती है, उसके अध्यक्ष भी हैं। तो सिर्फ ये कहना कि एक सांसद होने के नाते, कांग्रेस सांसद होने के नाते ये बातें उन्होंने कही है ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर, तो ये नाकाफी होगी। अगर हम बात करें कि उन्होंने जो ढेर सारे डिजिटल चैनल्स में उन्होंने इंटरव्यू दिए हैं और उस इंटरव्यू में उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की भूरी प्रशंसा की है, साथ ही वो सरकार के स्टैंड के साथ खड़े हैं। और जो कथित तौर पर कही जा रही है कि ट्रंप की मध्यस्थता को लेकर के, तो उसको भी लेकर के उन्होंने कड़ा सवाल किया है कि ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि भारत मध्यस्थता के लिए अमेरिका के पास जाए। अगर मध्यस्थता की बात होती तो जो विदेश मंत्री है जयशंकर, वो अमेरिका से रिक्वेस्ट करते या ABCD जो भी होता है वो कहते कि भाई हमें मध्यस्थता चाहिए। उसके बाद अगर ये बात आती तो होती कि भारत ने रिक्वेस्ट किया है अमेरिका से कि पाकिस्तान के साथ मध्यस्थता करने की। तो ये तमाम बिंदुओं पर उन्होंने सरकार का साथ दिया है, प्रधानमंत्री का साथ दिया है। प्रधानमंत्री के संबोधन को लेकर, खासकर स्ट्राइक के बाद जो प्रधानमंत्री का संबोधन आया, उसके बाद तमाम विपक्षी दलों ने प्रश्न चिन्ह उठाए प्रधानमंत्री के संबोधन को लेकर। उसका भी उन्होंने स्वागत किया और कहा कि बहुत ही नपातुला उनका जो संबोधन था प्रधानमंत्री का एयर स्ट्राइक के बाद। और उन्होंने बिल्कुल सरकार के साथ कदम से कदम मिलाते हुए यह भी कहा कि अगर पाकिस्तान हमें जवाब देता है, हम पर कार्रवाई अगर करता है तो हम भी कार्रवाई करेंगे, अगर पाकिस्तान शांति की बात करता है तो हम भी शांति की बात करेंगे। तो ये थे थरूर के ऐसे शब्द जो कांग्रेस को चुभ रही है। और कांग्रेस ने अभी 3 बैठकें की है। जब से भारत पाकिस्तान का तनाव जो हुआ है उसमें कांग्रेस कार्य समिति की 3 बैठकें हुई हैं और पहली और दूसरी बैठक में यह साफ कहा गया था कि युद्ध को लेकर या जो भी टेंशन चल रहा है भारत और पाकिस्तान को लेकर। कुमार, यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जब ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया जा रहा था उससे पहले कई बैठकें हुई थी, सर्वदलीय बैठक भी हुई थी, विपक्ष को भी बुलाया गया था। विपक्ष ने उसमें एकजुटता का संदेश दिया था ना, कहा था ना कि सरकार को कि हमारा पूरा समर्थन है आपको, आप अपनी सैन्य शक्ति के साथ लड़िए, ये देश इस समय एकजुट है, राजनीति एक तरफ है। ऑपरेशन सिंदूर की सराहना सिर्फ कांग्रेस के एक नेता शशि थरूर ने नहीं की, कई और नेताओं ने भी की है, साफ तौर पर की है और सराहना होनी भी चाहिए, क्योंकि इसी सैन्य शक्ति की वजह से, इसी शौर्य और साहस की वजह से आज हम आप सुरक्षित बैठे हैं और हमारे को कोई छू भी नहीं सका। देखिए, कांग्रेस या अन्य जो भी विपक्षी दल थे, शुरू से ही उन्होंने कहा कि हम सेना के साथ हैं, हम सरकार के साथ हैं, सरकार जो भी कदम उठाएगी इस भारत पाकिस्तान के तनाव को लेकर के हम उनके साथ हैं। क्योंकि आप याद कीजिए, जब बालाकोट में जब स्ट्राइक हुआ था या और भी जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, उसके बाद तमाम विपक्षी दलों ने सरकार से सबूत मांगे थे और सरकार पर प्रश्न चिन्ह लगाए थे। उसके बाद उन विपक्षी दलों की थू-थू हुई थी और पूरे भारत में एक माहौल बना था विपक्षी दलों के खिलाफ। तो शायद विपक्षी दल इससे सीख ले रहा था कि अगर हम इस बार सरकार की हम फजीहत करेंगे, अगर सरकार का हम विरोध करेंगे तो फिर हमें पब्लिक फिर नकार देगी। बिल्कुल, तो अब देखना होगा कुमार आलोक कि शशि थरूर को सच बोलना क्या भारी पड़ेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल कुमार आलोक, तमाम जानकारियों के साथ आपका धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन सिंदूर ने विश्व के सामने न्यू एज वॉरफेयर में भारत की श्रेष्ठता को साबित कर दिया है। भारत ने पाकिस्तान को परमाणु ब्लैकमेलिंग पर दो टूक जवाब देने के साथ जिस तरह 4 दिन में अपनी सैन्य कार्रवाई को अंजाम दिया, उसने भारत के मजबूत नेतृत्व और स्पष्ट नीति को जाहिर कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने न्यू एज वॉरफेयर में अपनी श्रेष्ठता साबित की है। इस ऑपरेशन के दौरान मेड इन हथियारों की विश्वसनीयता भी साबित हुई है। ग्राफिक्स के जरिए आप देख रहे हैं कि किस तरीके से भारत की श्रेष्ठता न्यू एज वॉरफेयर में साफ तौर पर सबके सामने है। इसका सबूत इस तरीके से है कि भारत ने पाकिस्तान के परमाणु ब्लैकमेलिंग पर दो टूक जवाब दे डाला है। सैन्य कार्रवाई में भारत का मजबूत नेतृत्व और स्पष्ट नीति साफ जाहिर होती है, यानी कि प्रिसीजन और प्रोपोर्शनेट रिएक्शन के जरिए सैन्य कार्रवाई की जाती है। ऑपरेशन के दौरान मेड इन इंडिया हथियार यानी कि स्वदेशी हथियारों का इस्तेमाल विश्वसनीयता को और बढ़ावा दे देता है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी पाकिस्तान में भारी नुकसान की पुष्टि कर दिया है, यानी कि हमारा देश ही नहीं कह रहा कि हमने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया है। दूसरे देश भी इस बात को मान रहे हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद को पनपने देता है। पाकिस्तान की वायु शक्ति को प्रभावी ढंग से बेअसर कर रहा है भारत ने, और ये न्यू एज वॉरफेयर की ही बदौलत है। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं अब तिरंगा यात्रा से जुड़ी खबरों की।
शौर्य के सम्मान को सम्मान दे रही है तिरंगा यात्रा। जी हां, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर पूरे देश में इस समय जश्न का माहौल है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के अयोध्या में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें भारी संख्या में आम नागरिक भारतीय सशस्त्र बलों के सम्मान में सड़कों में तिरंगा लेकर निकले। इस यात्रा में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं, साथ ही पूर्व सैनिकों ने भी हिस्सा लिया। लोगों ने इस मौके पर कहा कि उन्हें अपने भारतीय सशस्त्र बलों पर गर्व है और आज वो सम्मानित महसूस कर रहे हैं और इसी वजह से तिरंगा यात्रा निकालकर वो इसको दर्शा रहे हैं कि शौर्य और साहस को सलाम है। साहस का परिचय दिया इस देश ने, यहाँ के सैनिकों ने। आज पूरा देश तिरंगा निकालकर उन शहीदों, अपने देश के सैनिकों को, वीर सैनिकों को नमन करने का। जो लोग हमारे यहाँ आतंकवाद फैलाएं, वो पक्का है उनका जो है नाबूद किया जाए। जीवन को हमेशा आगे बढ़ाने के लिए दूसरे देशों से कभी कोई व्यवस्था बने, गड़बड़ हो, तो हमारे देश का एक एक बच्चा, एक एक नागरिक, उनको सदा के लिए खत्म करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ, क्योंकि डीडी न्यूज ये है भरोसा सच का। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।